Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 8 of chapter number 18 body fluids and their circulation. Up to the previous session हमने डिस्कस किया था सेल जो कार्डियक मसल्स हार्ट के अंदर है वो मसल्स या तो सेल के थ्रू परफॉर्म होने वाला एक साइकिल जिसका नाम था कार्डियक साइकिल. सो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है या तो उसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभार बोला जाता है ईसीजी. नाउ वी नो दैट कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस इंड्यूस्ड होते हैं इन कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल की अगर बात करो तो एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर आने वाला सिस्टोल और डायस्टोलिक चेंजेस. तो जब भी सिस्टोल या तो डायस्टोलिक चेंजेस कार्डियक मसल्स के एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर आता है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट करता है. अब जो भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होता है उनको अगर हमें रजिस्टर्ड करना हो तो किसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड्स का. सो ये इलेक्ट्रोड्स को हमें कहाँ पे अरेंज करना है? ऑन दी बॉडी सरफेस. तो बॉडी सरफेस के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रोड को अरेंज करोगे तो वो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल चेंजेस को क्या करेंगे? रजिस्टर्ड करते हैं. सो रजिस्टर्ड के बाद जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और जो डिवाइस यूटिलाइज किया जाता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू मिलने वाले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम क्या है? यूज टू चेक दी हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द हार्ट. अब ये जनरली कौन यूज करता है? कार्डियोलॉजिस्ट. हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है वो कार्डियोलॉजिस्ट ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जनरली यूटिलाइज्ड करता है. अब जनरली ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में होता क्या है? तो जब एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस होता है मतलब सिस्टोलिक कंडीशन में वो जब जाते हैं इलेक्ट्रिकल करंट आर जनरेटेड विथ ओरिजिनेटेड इन द हार्ट. तो एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे इलेक्ट्रिकल करंट खुद हार्ट के अंदर ही जनरेट होते हैं और हार्ट में जनरेट होने वाला ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है आर स्प्रेड टुवर्ड्स ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर अगर हमने समझ लो इलेक्ट्रोड्स को रख दिया है तो वो इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा? जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा उसको रजिस्टर्ड करेगा और उसके ग्राफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और वो डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो आपने टेलीविजन के अंदर या तो कोई हॉस्पिटल की विजिट की हो सो यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन. जो टेलीविजन के अंदर पेशेंट को हुकअप किया होता है टू अ मॉनिटरिंग मशीन. पेशेंट को मॉनिटरिंग मशीन के साथ हुक किया होता है, जॉइंट किया होता है और वो मशीन की जो डिस्प्ले होती है विच शोज द वोल्टेज ट्रेसेस. बॉडी के अंदर जो भी वोल्टेज चेंज हो रहे उनको ट्रेस किया जाता है वो स्क्रीन के ऊपर एंड डिफरेंट टाइप का साउंड्स आता रहता है जैसे कि पिप 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 पी ऐसा साउंड जनरेट होता है. सो ये पिप 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 वाला वॉइस आ रहा है मतलब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है बट वो साउंड जब भी चेंज होकर के पी ऐसा आने लगता है सो एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट मतलब उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया ऐसा माना जाता है. सो ये जो मशीन है दिस टाइप ऑफ मशीन is known as a electrocardiograph is used to obtain the electrocardiogram. So electrocardiogram को निकालने के लिए जो मशीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. सो एक्चुअल में ईसीजी है क्या? सो ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज और इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल. कि कार्डियक साइकिल के टाइम पे कार्डियक साइकिल जब रन हो रहा है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस कौन कौन से हो रहे हैं तो उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है और उसे बोला जाता है ईसीजी. तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है या तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि भाई ये नॉर्मल ईसीजी है ये एबनॉर्मल ईसीजी है. ओके
सो टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, रेगुलर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को अगर हमें बॉडी से निकालना हो, देन पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, क्लैंप, या तो उसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड। सो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती है, क्लैंप होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको बॉडी की अलग अलग जगह पे लगाने होते हैं। कहाँ कहाँ पे? तो 2 हम लोग लगाएंगे रिस्ट के ऊपर, राइट हैंड का रिस्ट और लेफ्ट हैंड का रिस्ट, और एक लगाएंगे लेफ्ट एंकल, मतलब लेफ्ट लेग के एंकल पे लगाएंगे। सो ये 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स बॉडी के ऊपर अटैच होगी, दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। अब ये तीनों का काम है हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। दोनों रिस्ट पे एक एक और एक लगाएंगे एक लेफ्ट एंकल पे। फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, हार्ट के फंक्शंस को और भी डिटेल में अगर हमें इवेल्युएट करना हो, चेक करना हो, देन 3 की जगह पे मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। अब आप लोगों ने डायग्राम के अंदर या तो टेलीविजन के अंदर ये सीन देखा है कि चेस्ट के ऊपर भी छोटे छोटे लीड्स या तो क्लैंप्स लगाए जाते हैं। सो हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। मैं नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहा हूँ। सो नॉर्मल ईसीजी को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 2 रिस्ट पे एक लेफ्ट एंकल पे, और भी डिटेल में इवोल्यूशन करना हो हार्ट के फंक्शंस का, देन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। सो ईच पीक इन द ईसीजी is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activities of the heart. In short, आपको 5 अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे, P, Q, R, S and T। तो P से लेकर के T तक each and every letter corresponds to a specific electrical activities of the heart। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P, Q, R, S, T। तो ये पांचों कुछ ना कुछ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सबसे पहले चलते हैं P वेव की ओर। सो P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, सिस्टोलिक कंडीशन, डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन किसकी? एट्रिया की, विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बोथ एट्रिया। अब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो P के लिए आपको टाइम कितना कंसिडर करना है? 0.10 सेकेंड, क्योंकि पूरी साइकिल 0.8 सेकेंड लेती थी, पर ये 0.8 का भी मैंने आपको डिवीजन दिया था। तो आप यहां पे कंसिडर कर सकते हो कि भाई 0.1 सेकेंड आपने ले लिया है P के लिए। तो P की बात जब भी आती है, दोनों एट्रिया क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए 0.1 सेकेंड के लिए। जितना भी ब्लड, फिर चाहे वो राइट या तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर था, वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शंस वाला टाइम पीरियड खत्म। तो P मतलब आपको याद रखना है 0.1 सेकेंड। देन आफ्टर दूसरे लेटर्स की बात करो, सो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन मतलब आप ले सकते हो एक्साइटेशन, या तो आप कंसिडर कर सकते हो उसका सिस्टोल कंडीशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। चलो, 0.1 सेकेंड खत्म होने के बाद अब बारी है वेंट्रिकल्स की। सो QRS तीनों मिला जुला के कितना टाइम लो गया? 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड में क्या होगा? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस होगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया है कि राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला ब्लड लंग्स में चला जाएगा थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा जो ऑक्सीजन वाला था थ्रू दी ऑर्टा। चलो, 0.3 सेकेंड के अंदर जो 3 पोर्शन है उसमें Q आप देखोगे तो स्लाइटली डाउनवर्ड है, R अपवर्ड है एंड S थोड़ा सा डाउनवर्ड है। सो तो तीनों को मिला जुला के आपको देखना है कि 0.3 सेकेंड तक दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में रहेंगे।
सो कॉन्ट्रैक्शंस कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो क्यू जैसे ही दिया जाएगा आपको समझना है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। एंड लास्ट में टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब वो फिर से कौन सा स्टेज में आ गया? रिपोलराइजेशन वाले स्टेट के अंदर। एंड फाइनली आप यहां पे समझ सकते हो कि भाई टी जैसे ही खत्म होगा आपको समझ लेना है कि अब वेंट्रिकल कौन सा स्टेट के अंदर आ गया है? फिर से अपने रिपोलराइजेशन या तो डायस्टोलिक स्टेट के अंदर आ गया। सो एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो टी वेव क्या डिस्कस करेगा कि भाई अब वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों का सिस्टोलिक कंडीशंस खत्म हो गया है। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई टी के लिए टाइम पीरियड आप दे सकते हो बाकी का बचा हुआ 0.4 सेकेंड। सो टी के टाइम पे वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों कौन से सिचुएशन में होंगे? डायस्टोल सिचुएशन में। तो आपको मैंने सेल साइकिल के अंदर पूरा एक टेबल बताया था, तो वो टेबल के अंदर तीनों यही डिवीजन थे, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड, और तीनों का एडिशन करो तो पूरी साइकिल के कितने सेकेंड हो जाएंगे? 0.8 सेकेंड। ओके, नाउ ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS, आप एक काम करो, QRS काउंट कर लो दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब एक बार हार्ट बीट होगी उसके अंदर QRS आपको कितने बार दिखेगा? एक बार। तो अगर QRS 50 बार दिख रहा है तो ऑब्वियसली आपको समझना है कि भाई इंडिविजुअल के अंदर हार्ट बीट कितनी है? 50 टाइम्स। ओके, ये भी आप देख सकते हो। तो 0.1 सेकेंड के लिए SA नोड उसको कॉन्ट्रैक्शंस का मैसेज देता है, 0.3 के लिए EV नोड उसको कॉन्ट्रैक्शंस का मैसेज देता है, एंड देन आफ्टर 0.4 सेकेंड के रेस्टिंग पीरियड के बाद फिर से SA नोड काम करता है। तो ये आपको नॉर्मल ECG दिख रहा है, ये एबनॉर्मल ECG है, क्योंकि ये अरेंजमेंट पूरा आप देखो तो आपको समझ में आएगा। सो जब भी आपको ये ECG डिफाइन करना हो तो एक साइड पे लिया जाता है वोल्टेज, मिलीवोल्ट अगेंस्ट मिली सेकेंड। तो मिलीवोल्ट अगेंस्ट मिली सेकेंड, तो ये आपको लिखा हुआ है P मतलब एट्रिया का सिस्टोल, QRS मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड T मतलब एट्रिया या तो वेंट्रिकुलर का डायस्टोलिक कंडीशंस। ओके, now since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, अब जनरली 10 लोगों का आप ECG लेते हो तो रफली लगभग हर एक पर्सन अगर नॉर्मल है तो हर एक की ECG का शेप एक दूसरे से बहुत ही मिलता जुलता आता है। But any deviation, disturbance from this shape which indicate a possible abnormality or disease, अब ये 10 में से समझ लो एक का जो ECG है उसका शेप कुछ एबनॉर्मल आ रहा है, या तो उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई हार्ट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी या तो डिजीज पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर दिख रहा है। तो ये जो मैंने एबनॉर्मल की बात आपको की थी कि भाई ऐसा एबनॉर्मल शेप अगर दिखेगा तो मे बी पॉसिबल है उससे हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है। सो हेंस इट इज़ ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सो ECG का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है टू चेक आउट दी हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म तो ऑलरेडी आप लोगों को पहले प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने बताया ही है। So blood flows strictly by a fixed route through the blood vessels. अब वो blood vessels में एक arteries होती, arteries का smaller division कौन है? कैपिलरीज, एंड दूसरा है veins। तो जितने भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो स्ट्रिक्टली फिक्स किए हुए रूट के थ्रू ही होता है, जिसमें एक आर्टरी है और दूसरी वेन, और आर्टरी का स्मॉलर डिवीजन है कैपिलरीज। Basically, each of the artery and vein consist of 3 layers. Arteries और vein के अंदर अलग अलग 3 layers होते हैं। सबसे पहला inner lining of squamous endothelium, सबसे अंदर का squamous epithelium होगा जिसका नाम है tunica intima।
मिडल लेयर होगा विच आर मेड अप बाय स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, फ्लेक्सिबल फाइबर्स होंगे, इज कंसिडर्ड एज अ ट्यूनिका मीडिया. एंड नंबर 3 इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज विथ कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन प्रोटीन व्हाइट कलर के फाइबर्स से बना हुआ और फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज के साथ जुड़ करके एक्सटर्नल लेयर्स बनेगा जिसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना. अब ये आर्टरी और वेन के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है. ट्यूनिका मीडिया मतलब सेकेंड लेयर था. सो सेकेंड लेयर कंपेरेटिवली थीन होता है विद इन द वेन्स. उसके पीछे का रीजन तो आपको पता है, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा है और वेन्स के अंदर प्रेशर कम है. तो प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए सेकेंड लेयर जो है स्मूथ मसल या तो इलास्टिक फाइबर से बना हुआ मसल वेन्स के अंदर थोड़ा सा थिन होता है और आर्टरीज के अंदर थिक होगा. तो आपको ये दोनों के डायग्राम्स दिख रहे हैं. वे आर्टरीज और वेन के बीच में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या क्या है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमें वही डिस्कस करना है कि आर्टरीज और वेन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है. सो वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं. आर्टरीज का काम है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन. हार्ट से ब्लड को ऑर्गन की ओर लेकर के जाने वाली ट्यूब्स होती है आर्टरी. और वेन्स का काम है कलेक्ट हार्ट टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द ऑर्गन, कि ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा. सो ब्लड मूव अंडर हाई प्रेशर. वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है. नंबर 3, आर्टरीज के अंदर जो भी ब्लड होगा उसके अंदर कौन सा गैस ज्यादा होता है? ऑक्सीजन. सो ब्लड रीच इन ऑक्सीजन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. क्योंकि आपको पता है राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स में जाता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी ही CO2 वाला ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है. तो ये एक एक्सेप्शन है. वेरेज वेन्स की बात करो सो ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन, ज्यादातर उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. क्योंकि लंग्स से जब लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड ऑक्सीजन वाला आता है तो वो कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन. तो ये एक्सेप्शंस के साथ आपको डिफरेंस कंपलसरी याद रखना है. आर्टरीज के सेकेंड लेयर की बात करो तो वो थोड़ा सा थिक और ज्यादा इलास्टिक होता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया प्रेशर ब्लड का आर्टरी के अंदर ज्यादा था. एंड वेन्स की बात करो तो उसका जो सेकेंड लेयर है वो थिन और थोड़ा सा लेस इलास्टिक होगा. आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो होगा 4 mm का. उसके पीछे का रीजन तो इसीलिए तो प्रेशर उसके अंदर ज्यादा है. वेरेज वेन्स की बात करो तो ल्यूमेन थोड़ा सा वाइडर होता है अप्रोक्सीमेट 5 mm. अब आर्टरीज का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को दूर लेकर के जाना. सो इसलिए वहां पे कोई वाल्व की जरूरत नहीं है. वेरेज वेन्स का काम है कि CO2 वाला ब्लड हार्ट की ओर लाना. तो हार्ट की ओर आने वाला ब्लड अगर वापस ऑर्गन के अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. तो उनको रोकने के लिए आर्टरीज नहीं बल्कि वेन्स के पास वाल्व्स अवेलेबल होते हैं. तो ये आपको वेन्स के पास वाल्व की अवेलेबिलिटी दिख रही है. ये है वो वाल्व. नेक्स्ट डिफरेंस, आर्टरीज का कलर रेडिश होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ज्यादातर आर्टरीज रेड कलर की होगी क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है. और वेन्स का कलर होता है ब्लूइश ड्यू टू दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आप डायग्राम में देखो तो भी आपको दिख रहा है कि ये आर्टरीज है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये वेन्स है बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाले ब्लड की वजह से. Most arteries are located in the deeper layer of body. बॉडी के डीपर लेयर में ज्यादातर आर्टरीज लोकेटेड होती है. और वेन्स की बात करो दे आर लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ स्किन. स्किन के एकदम ऊपर वाले लेयर में होती है वेन्स. नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी डज नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी. चलो समझ लो बिकॉज ऑफ एनी रीजन आर्टरीज के अंदर ब्लड नहीं है, फिर भी आर्टरी कोलैप्स नहीं होती है. एंड वेन्स कोलैप्स हो जाएगी व्हेन दे आर एम्प्टी. तो उसके पीछे का रीजन तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आर्टरीज के पास थिक और इलास्टिक वॉल है जिसकी वजह से आर्टरी का कोलैप्शन नहीं होगा. और वेन्स के पास आपको पता है एकदम सॉफ्ट और थिन वॉल होता है, लेस इलास्टिक वॉल है. तो ये लेस इलास्टिक वॉल की वजह से आर्टरीज जब एम्प्टी होती है इट बिकम अ कोलैप्स. सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन as well as ECG. Thank you very much. Jai Hind.